हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू हीट। तो सबसे पहले 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी में हीट को माना जाता था इम्पॉन्डरेबल इंडिस्ट्रक्टिबल फ्लूइड, जिसका नाम साइंटिस्ट कैलोरी। तो 1750 के आसपास हीट को माना जाता था कि ये एक ऐसा फ्लूइड है, सपोज अगर हमारे पास एक कोई कोई हमारे पास सिस्टम है, लेट्स से ये सिस्टम है, तो अगर इसमें हीट है, मतलब अगर इसका टेम्परेचर T है तो इसमें हीट होगी। इस मान्यता के आधार पे इसमें हीट होगी जो कि एक इम्पॉन्डरेबल फ्लूइड, ये पूरे सिस्टम को घेरे रहेगा। ये जो फ्लूइड होगा, जिसको हीट बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे बोला जाता था कैलोरी। तो जो कैलोरी होगी या जो हीट होगी, ये पूरे जो बॉडी आपका टेम्परेचर टी पे है तो पूरा घेरा रहेगा। एक फ्लूइड होगा जिसका हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। इम्पॉन्डरेबल का मतलब है जिसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। और ये फ्लूइड को तो हम डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते, तो हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। और इसका नाम इन्होंने दिया था कैलोरी, अर्ली 18th सेंचुरी में। लेकिन ये जो थ्योरी थी कि हीट जो है आपका इम्पॉन्डरेबल इंडिस्ट्रक्टिबल फ्लूइड है जो कि बॉडी से अटैच्ड रहता है, ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसमें से एक है आपका इट फेल्स टू एक्सप्लेन द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री। अगर हमारे पास आइस है वो मेल्ट करेगा तो आइस वाटर का जो मिक्सचर होगा उन दोनों का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, अगर हमारे पास दो आइस के टुकड़े हैं तो अगर हम उनको रब करें तो रब करने से क्या होगा, रब करने से जो आपके पास आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है तो इसका मतलब हीट आ रही है सिस्टम में। लेकिन अगर कोई भी दो बॉडी है, सपोज एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, दोनों आइस है, आइस क्यूब्स है सपोज। तो अगर इनको हम रब करेंगे तो रब करने से क्या होना चाहिए, जो आपके पास में जो भी हीट रहेगा, जो भी आपके पास कैलोरी रहेगी इस बॉडी से लिपटी हुई और इस बॉडी से लिपटी हुई कैलोरी, रब करने से दोनों खत्म होती रहेंगी, निकलती रहेंगी। इसका मतलब हीट तो कम होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें देखा जाता है कि अगर हम आइस क्यूब को रब करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो आइस रहेगा वो वाटर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब कि इस थ्योरी में कुछ फ्लॉ है। इस थ्योरी के हिसाब से जो आइस है, आइस के सराउंड, आइस से लिपटा हुआ आपके पास इम्पॉन्डरेबल और इनडिस्ट्रक्टिबल फ्लूइड है। तो अगर रब करो तो ये तो फ्लूइड, अगर कोई भी चीज़ किसी से लिपटी होगी, रब करोगे तो वो निकलेगी वहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि और वो गेन कर रहा है, और गेन इस तरीके से कर रहा है कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट। तो इस थ्योरी में फ्लॉ है, जो कि बोल रही थी कि हर बॉडी से अगर टेम्परेचर टी है किसी बॉडी का तो उससे लिपटा हुआ एक इम्पॉन्डरेबल और इनडिस्ट्रक्टिबल फ्लूइड होता है जिसको कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में एक थ्योरी आई जिसको बोला गया कि हीट जो है वो आपका मोशन से रिलेटेड है। तो कोई भी चीज़ अगर मोशन कर रही है तो उसमें हीट जनरेट हो रहा है, जिसको बोला जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के आधार पे हीट इज एसोसिएटेड विद मोशंस वाइब्रेशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो हीट होगी किसी बॉडी में तो वो क्या होगा कि उस बॉडी में जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनके मोशन के कारण या वाइब्रेशन के कारण होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। फिर 1798 में काउंट रनफोर्ड आए। इन्होंने बोला कि हीट जो है वो सम फॉर्म ऑफ मोशन है। ये हीट जो है वो एक तरीके से मोशन है, एक फॉर्म है मोशन का। और इन्होंने कैसे निकाला था कि इनके पास एक गन थी, उसको ये क्लीन कर रहे थे, तो वहां पे देखा कि जब तक उसको क्लीन कर रहे थे रॉड से गन की नली को, तब तक वो नली गर्म थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्लीन करना बंद कर दिया, जैसे ही रॉड की नली को जो इनके पास बंदूक था, जो बंदूक की नली को ये साफ कर रहे थे तो उसमें हीट जनरेट हो रही थी। लेकिन जैसे ही बंदूक की नली को साफ करना बंद कर दिया तो वो ठंडा हो गया। तो इसका मतलब इन्होंने समझा काउंट रनफोर्ड ने कि जब तक हम मोशन करेंगे तब तक हमारे पास हीट जनरेट होती रहेगी। फिर 1799 में डेवी है, एक साइंटिस्ट हुए डेवी, जिन्होंने बोला कि जो हीट है वो भी एक फॉर्म ऑफ मोशन है। कैसे पता किया था इन्होंने, रबिंग ऑफ टू पीसेज ऑफ आइस, दो पीस आइस का लिया और इसको रब करके देखा कि अगर हम रब करेंगे तो हमारे पास सिस्टम जो होगा, आइस क्यूब जो आइस के पीसेस होंगे वो हीट को गेन करेंगे। 1799 में जो डेवी बोले। फिर 1840 में हमारे पास फाइनली जूल्स आते हैं। जूल्स ने बोला
कि हीट और वर्क में एक डेफिनेट रिलेशन है, डेफिनेट रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट। और इन्होंने किस थ्योरी के आधार पर दिया था? मॉलिक्यूलर मोशन थ्योरी के आधार पे। फिर इन्होंने फाइनली बोला कि हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिट है। हीट एक तरीके से मोशन से रिलेटेड है। हीट जो है वो एक तरीके से फॉर्म ऑफ मोशन है। फिर इसके बाद हमारे पास है रिलेशन वर्क, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले हीट क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हीट जो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होता है एक क्रॉस बाउंड्री, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। लेकिन ये कब ट्रांसफर होगा हीट? जब वहां पे एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सपोज हमारे पास एक यहाँ पे बॉडी है, लेट्स से टेम्परेचर T1 है इसका, एक बॉडी है यहाँ पे, लेट्स से टेम्परेचर T2 है। तो T1 से T2 में हीट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि T1 का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए T2 से, तभी T1 से T2 में हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो हीट इज a form of energy that is transferred across boundary by virtue of temperature difference। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेंगे तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। जैसे ही टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया, हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि हीट किसी बॉडी से एसोसिएट नहीं होती है। ये तब एग्जिस्ट करती है जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो बॉडी के बीच में। फिर आता है वर्क। वर्क क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सिस्टम्स इन सच अ वे दैट अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। वर्क में क्या होता है? हीट में तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस नेसेसरी है, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, हीट एनर्जी। लेकिन वर्क के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है। वर्क आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो या ना हो तभी भी एग्जिस्ट कर सकता है। वर्क और हीट में रिलेशन क्या है? W बराबर जी क्यू, वेयर J इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J इज ए कांस्टेंट है यहाँ पे, W वर्क है और Q हीट है। तो J की जो वैल्यू होती है 4.186 जूल्स पर कैलोरी। Q जो कि हीट है एंड W जो कि वर्क है। Q एंड W डू नॉट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। हीट और वर्क स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसीलिए जो हीट और वर्क है इसे बोला जाता है पाथ फंक्शन। लेकिन जो पीवीटी है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, इसको बोला जाता है पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो Q एंड W डू नॉट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ द सिस्टम बट दे कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो हीट और वर्क पाथ डिपेंडेंट होते हैं और ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो कि स्टेट बताता है किसी सिस्टम का, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर स्टेट बताता है। तो ये जो है ये आपका पॉइंट फंक्शन है और Q एंड W जो है वो क्या है? वो है आपका पाथ फंक्शन है। ये जस्ट प्रोसेस को बताता है। फिर उसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज द सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी सिस्टम के पास जितनी एनर्जी होगी, सिस्टम के पास जितनी उसकी टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है और टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, उसी को बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितने प्रकार से हो सकता है? पहला है थर्मल इंटरेक्शन के द्वारा। सपोज एक सिस्टम है तो एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है? हो सकता है वो सिस्टम अगर एक्सचेंज ऑफ हीट करे सराउंडिंग से तो वहाँ पे थर्मल इंटरेक्शन होगा, तो वहाँ पे उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा बाई एक्सचेंज ऑफ हीट। दूसरा क्या प्रोसेस है किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होने का? मैकेनिकल इंटरेक्शन। सपोज सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम के ऊपर वर्क किया तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल इंटरेक्शन। तो मैकेनिकल इंटरेक्शन में भी आपका किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तीसरा है डिफ्यूजिव इंटरेक्शन। डिफ्यूजिव इंटरेक्शन क्या होता है? हो सकता है सिस्टम मैटर को एक्सचेंज कर रहा हो तो वहां पे भी सिस्टम का जो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो थर्मल इंटरेक्शन में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, हीट एक्सचेंज किया तो चेंज कितना आ जाएगा? डेल क्यू। ठीक है, डेल क्यू, दिस इज डेल एंड दिस इज क्यू। ठीक है, चेंज इन हीट। मैकेनिकल इंटरेक्शन में कितना चेंज आएगा? डेल डब्ल्यू। और डेल डब्ल्यू बराबर होता है प्रेशर इंटू डीवी। डीवी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है, पी इंटू पी है प्रेशर, तो पी डीवी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा मैकेनिकल इंटरेक्शन में? पी डीवी। डिफ्यूजिव इंटरेक्शन अगर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? म्यू। म्यू को बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। और डीएन जो है कितना नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहा है। तो अगर डिफ्यूजिव इंटरेक्शन के द्वारा इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो वो होगा म्यू डीएन। फिर हमारे पास साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन थर्मोडायनामिक्स क्या है? अगर
सिस्टम में हीट फ्लो हो रही है, अगर सिस्टम में हीट फ्लो हो रही हो तो वो हम हीट को कौन सा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस क्यू लेंगे। लेकिन अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसको हम लेंगे माइनस क्यू। वर्क अगर सिस्टम पे हो रहा है उसको लेंगे हम माइनस डब्ल्यू। लेकिन अगर वर्क सिस्टम के द्वारा हो रहा है, बाई द सिस्टम हो रहा है, तो हम लेंगे प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास होता है कुछ साइन कन्वेंशन